समझ नहीं आई थी कल के लेक्चर मुझे, तो इसलिए मैंने सुनना। ओके, रिकॉर्डिंग हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके सर। Okay, today's topic of the lecture is management of orbital fractures. Now, orbital fracture, when I say orbital fractures, इसके अंदर दो मेन चीजें आती हैं, ऑर्बिटल वॉल्स और साथ में आता है ऑर्बिटल रिम्स। ठीक है, हो गया बोनी ऑर्बिट। ठीक है, बीइंग अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन आप लोगों को डील करना पड़ेगा सर आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। ओके, वेट वेट। अब आवाज ठीक है, कुछ बेहतर है? सर कुछ बोलेंगे तो पता लगेगा भी। ओके, आप लोगों में से किसी का माइक जो है ना वो म्यूट नहीं है, तो मुझे लगता है उसकी वजह से भी कभी कभी होता है, लेकिन अभी सबका म्यूट है। ओके, मेरी आवाज सबको आ रही है? जी सर। ओके ओके, बीच में जो है ना, अगर मेरी आवाज हल्की सी भी खराब हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल स्टॉप। ओके, बीइंग अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल या मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोनी ऑर्बिट। ठीक है, जो आई के बाकी मसले हैं ना, जैसे डिटैच लेंस हो गया, ग्लोब रप्चर हो गया, इस तरह के कोई मामला आते हैं तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डील करता होता है। टू बी स्पेसिफिक, उन लोगों की भी सब स्पेशलिटी होती है और वो होती है ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन। ठीक है, ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन जो है ना, वो जैसे लैक्रिमल अपरेटस का कोई अगर इंजरी हो गई तो उसको डील करने के लिए ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन जो है ना, वो उनको रेफर किया जाता है पेशेंट। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में मोस्टली जो है ना डील करते हैं विद द बोनी स्केलेटन, एंड वो बोन से बहुत भागते हैं वो लोग। ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन में उनको ज़्यादा उनका काम सॉफ्ट टिश्यू में होता है। ठीक है, तो बोनी हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट बोन पे करेंगे। दी ओनली सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम्स दैट वी डील विद आर मोस्टली रेट्रोबल्बर हेमरेज, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम, ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम। बस ज़्यादातर जो डील किया जाता है ना, वो डील किया जाता है ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर को, ऑर्बिटल रिम फ्रैक्चर्स को, ऑर्बिटल रूफ फ्रैक्चर्स को। ठीक है, अच्छा, ये कंटेंट है नहीं हमारे लेक्चर के, बट इसके अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें हैं वो फाइनल ईयर बीडीएस लेवल पे थोड़ी सी एक्सेसिव है आप लोगों के लिए, तो उसको मैं स्पीड में उनके ऊपर से मैं गुजरूंगा जरूर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना मैं आप लोग को साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर करनी है, ये आनी चाहिए आपको फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, बट जिसका इंटरेस्ट है जाहिर है वो हर चीज उसको अच्छी तरीके से भी पढ़ सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक नॉर्मल जो है ना वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी टॉपिक के। एनाटमी, इटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स आप लोग कर चुके हैं, इटियोलॉजी आपको ट्रॉमा की पहले से पता है, सो इनके ऊपर से स्पीड में चलेंगे। एनाटमी थोड़ी सी हम लोग एनाटमी से गुजर जाते हैं। तो दिस इज आर लेफ्ट, सॉरी दिस इज आर राइट ऑर्बिट। ओके, ये राइट साइड है। बेसिक दिस इज द zygomaticofrontal suture जिसको हम बार बार पढ़ रहे थे कि दिस कैन गेट फ्रैक्चर्स। ये 5 mm बिहाइंड द लैटरल ऑर्बिटल रिम। ये रिम, ये देखो ये रिम है पूरा, ये जो होता है ना, ये सारा का सारा ये रिम है। ठीक है, ये ऑर्बिटल वॉल्स का, ये वॉल्स जहाँ पे जा आके ना आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ मिल रही है ना, वॉल्स जहाँ पे आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ मिलती हैं उस जगह को रिम कहते हैं। इस रिम से 5 mm पोस्टीरियर विटनेल्स टुबरकल है, इससे अटैच होता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लॉकवुड और वो इधर से क्रॉस करता है फ्लोर के ऊपर। दिस फ्लोर, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये बहुत थिन होता है 0.3 mm। दिस इज द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये पीछे जाके ऑप्टिक कनाल है। ओके, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच है, इसमें से सुपीरियर सुप्रा ऑर्बिटल नर्व्स पास होती हैं। ये लैक्रिमल फॉसा है मीडियल वॉल के अंदर। ओके, एंड ये जो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है ना, ये नीचे जाके ओपन करता है इसके अंदर इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन के अंदर। ओके, ये आप लोगों को पता ही है। इटियोलॉजी इसकी सबसे ज्यादा कॉमन जो इटियोलॉजी है ना, दैट इज द ये अमेरिका के स्टैट्स हैं सारे ऑब्वियसली, तो वहाँ पे पर्सनल ऑल्टरकेशंस हैं।
पाकिस्तान के अंदर इफ आई वुड से कि ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स की सबसे बड़ी कॉज क्या है, तो वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स हैं। बेसिकली मोटर व्हीकल एक्सीडेंट जो है ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर काफ़ी कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर ट्रैफिक रूल्स एंड एवरीथिंग। अब जो है ना पाकिस्तान में ज़्यादातर जो कॉज है ना वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स हैं, और इंडस्ट्रियल इंजरीज भी हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरी बहुत कॉमन पैटर्न है स्पोर्ट्स इंजरी का इन द ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर, दैट इज द टेनिस बॉल इंजरी। ठीक है, ये इंसिडेंस है जी। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है ना, सबसे कॉमन वो होता है मीडियल वॉल फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद अ फ्लोर फ्रैक्चर। ये सबसे कॉमन होता है। आइसोलेटेड ऑर्बिटल वॉल फ्रैक्चर्स, मैंने आपको बताया था, इसको हम कहते हैं प्योर ऑर्बिटल वॉल फ्रैक्चर। ठीक है, ऑर्बिटल वॉल फ्रैक्चर्स कैन बी प्योर और दे कैन बी इम्प्योर। प्योर क्या होंगे? प्योर फ्रैक्चर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वॉल का फ्रैक्चर और रिम्स आर इंटैक्ट। बट इम्प्योर क्या होगा? ये वॉल के साथ रिम भी फ्रैक्चर्ड है, वो इम्प्योर होगा। ठीक है, मैंसन एट ऑल की क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी है, हाई वेलोसिटी लो वेलोसिटी इंजरीज। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन जो है ना, वो अगर आपको आती हो तो बहुत ज़बरदस्त बात है, बट आई वुड से कि थोड़ा आपके स्कोप से बाहर है ये। बट लीनियर, ब्लो आउट, ब्लो इन एंड कॉम्प्लेक्स। लीनियर फ्रैक्चर कैसा होता है ये देखो, जैसे ये फिशर है ना बना हुआ, अगर इस तरह का फ्रैक्चर हो ना, यहाँ पे लेट्स से इस जगह पे हो जाए, ऐसे लाइन लगी हुई हो, तो दैट विल बी कॉल्ड अ लीनियर फ्रैक्चर। ब्लो आउट फ्रैक्चर क्या होता है? ब्लो आउट फ्रैक्चर इज बेसिकली ये okay, this is a blowout fracture। देखो, this wall got fractured and the जो वॉल जो है ना वो टूट के नीचे चली गई, ये मैक्सिलरी साइनस है ना, इधर चली गई, तो दैट इज द ब्लो आउट फ्रैक्चर। ब्लो इन फ्रैक्चर क्या होगा कि नॉर्मली ब्लो इन फ्रैक्चर जो है ना वो होता है ऑर्बिटल रूफ में होता है जनरली, तो उसके अंदर वॉल टूट के ऑर्बिट के अंदर आएगी, दैट विल बी कॉल्ड अ ब्लो इन फ्रैक्चर। ठीक है, वॉल टूट के अगर अंदर आए, वॉल ब्लो इन, और अगर टूट के बाहर चली जाए ऑर्बिट से, दैट इज अ ब्लो आउट। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर ये होगा कि बेसिकली कंटेंट्स अंदर भी आए होंगे, कंटेंट्स बाहर भी गए होंगे। ठीक है, एंड इट विल बी अ वेरी हाई वेलोसिटी इंजरी, और उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी होगी जरूर साथ में। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कंटेंट्स अंदर भी होंगे, बाहर भी होंगे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी होगी। नाउ हमने कल मैकेनिज्म इंजरी पढ़ा था, हाइड्रोलिक थ्योरी पढ़ा था, एंड दूसरी थी बोन कंडक्शन थ्योरी या डायरेक्ट ट्रॉमेटिक इंजरी की थ्योरी जो थी। हाइड्रोलिक involves the direct transmission of pressure from the ocular globe and intraorbital content to the periocular structures, which eventually leads to blowing out of the orbital floor. In fact, most fractures occur in the posteromedial region, which is the thinnest orbital area. So सबसे ज्यादा जो कॉमन है ना फ्रैक्चर का एरिया, दैट इज द दिस पोस्टरोमीडियल, दिस एरिया हियर। फ्लोर यहाँ से नॉर्मली फ्रैक्चर, लैटरल एरिया से फ्लोर फ्रैक्चर नॉर्मली फ्रैक्चर होता है मीडियल, जो ये ना एक एस शेप्ड कर्व बनता होता है, इसको हम कहते होते हैं एस शेप्ड कर्व, इस जगह पे ऐसे एस बनता होता है, इस ये एरिया, दिस इज द थिनेस्ट एरिया। जो हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे ना बाद में फ्लोर की भी, वो भी आमतौर पे हमें मीडियल साइड पे करनी पड़ती है। ओके, सो आप लोग फाइनल ईयर लेवल पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, what are the different theories of orbital floor fracture? So number one is hydraulic theory and the second is bone conduction theory. Bone conduction theory states it involves indirect transmission of pressure from the orbital rim along the bone to the floor। ठीक है, इस जगह पे इंजरी होगी and the force will be transmitted posteriorly to the floor। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स इसके जी, एक्कीमोसिस, सबकंजेक्टिवल हेमरेज, एडिमा, हेमाटोमा, एनोफ्थैल्मस, एक्सोफ्थैल्मस। ओके, मुझे कौन बताएगा? मैं नाम लेता हूँ किसी का यार। हाँ, सब रेडी हो जाओ यार। हाँ, होल्ड ऑन टू योर हैट्स। ऐसा करो, मुझे बताओ, मुझे बताएगा। अच्छा, जोशुआ, जोशुआ कैसे हो?
Uh-oh. Joshua. हेलो सलाम जी सर। ओके जोशुआ यार ये मुझे बताओ कि अभी मैंने बताया था आपको ना कि ब्लो इन एंड ब्लो आउट फ्रैक्चर, तो किस में एक्सोफ्थैल्मस होगा और किस में एनोफ्थैल्मस होगा मोस्ट लाइकली? सर ब्लो ब्लो इन में लाइक एक्सोफ्थाल्मोसिस होगा और ब्लो आउट में एब्सोल्युटली शाबाश, एंथैल्मोसिस होगा। होप तुम्हारा ये जो है ना तुक्का नहीं लगा, तो बिल्कुल सही, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बड़े मजे से आंसर कर दिया है, गुड। सो ब्लो, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो जोशुआ ने इतने मजे से आंसर दे दिया है, मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज अ ब्लो आउट फ्रैक्चर। ओके, ब्लो आउट फ्रैक्चर में ऑर्बिटल कंटेंट या बोनी ऑर्बिट जो है ना वो निकल के ऑर्बिट से बाहर चला गया है। जब ये बाहर चला जाएगा ना तो ऑर्बिट का जो इस इधर जो बोनी ऑर्बिट है ना, बोनी ऑर्बिट, उसका वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ना, इसका वॉल्यूम बढ़ गया ना, इसके अंदर ये वाला वॉल्यूम ऐड हो गया, टूट गया ऑर्बिट, तो आई अंदर चली जाएगी, दैट विल रिजल्ट इन एन ऑफ थैलमस। लेकिन अगर बोन टूट के अंदर आ जाए तो ऑर्बिट, बोनी ऑर्बिट का वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, क्योंकि ऑर्बिट टूट के अंदर आ गया तो ये वॉल टूट के अंदर आ जाएगी, दैट, तो जब वॉल्यूम ऑर्बिट, बोनी ऑर्बिट जब कम हो जाएगा तो आई के पास जगह कम रह जाएगी अंदर, तो वो उसको समझ नहीं आएगी कहाँ जाए, तो वो बाहर आ जाएगी आई, दैट विल लीड टू एक्सोफ्थैल्मस। ठीक है, ऑफ्थैल्मोप्लीजिया तो होगा ही अगर इंजरी है, नर्व इंजरी है। ठीक है, सो अच्छा, इस तरीके से अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है ना, तो एंड द पेशेंट इज अनएबल टू ओपन द आई, तो दैट मींस कि पेशेंट का जो है ना कोई टोसिस की वजह से नर्व इंजरी, टोसिस है तो नर्व इंजरी है मोस्ट लाइकली कोई ना कोई। ठीक है, आप लोग को प्रोप्टोसिस भी पता है, पैरेस्थीजिया भी पता है, एपीफोरा भी पता है, तो मुझे बताएगा व्हाट इज एपीफोरा? एपीफोरा Sir, excessive tears, excessive crying. ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स। यस, इसका मैंने एक और नाम आपको बताया था, क्रोकोडाइल टीयर। ठीक है, हाँ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के आंसू। एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली इसकी मतलब इमोशनली द पेशेंट विल बी स्टेबल बट दे विल बी टीयरिंग, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इंजरी टू द लैक्रिमल apparatus। ठीक है, अच्छा, CSF राइनोरिया क्या है भाई, कोई बताएगा? Sir, CSF leak करता है through the nose क्योंकि फ्रैक्चर हो जाती है एथमॉइड। Exactly. और वो CSF लीक आउट होके जो है आईज और नोज के थ्रू आता है। यस, वेरी गुड आसिल एंड वेरी गुड केरत, तुम लोग सही कह रहे हो बिल्कुल। CSF राइनोरिया इज बेसिकली व्हेन द CSF लीक्स थ्रू द नोज। राइनो का मतलब बेसिकली नोज है। ठीक है, तो एक्सेसिव, एक्सेसिव क्या मतलब, CSF लीकेज थ्रू द नोज मोस्ट लाइकली ड्यू टू ethmoid bone fractures अगर हो, लेकिन this could also be due to any other fracture as well, frontal bone fracture वगैरह की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, visual acuity loss, orbital emphysema. Orbital emphysema is basically entrapment of air in the orbit। ठीक है, और वो किस तरीके से आ सकती है, वो ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर में आ सकती है, जैसे साइनस। ठीक है, मैक्सिलरी साइनस में से एयर आ सकती है ऑर्बिट में। ऑर्बिटल रूफ फ्रैक्चर में हो सकता है, ऑर्बिटल रूफ फ्रैक्चर अगर कर जाए तो वहां पे भी फ्रंटल साइनस होता है, वहां से एयर आ सकती है। ब्लाइंडनेस, डिप्लोपिया इज बेसिकली पैरालिसिस ऑफ मसल्स और डबल विजन हो जाएगा उसके बाद। एंड व्हाट इज टेलीकैंथस? Sir, distance between the medial canthi वो increase कर जाती है, मगर जो interpupillary distance है that remains normal, but जो medial canthi की distance है वो increase कर जाती है। ये जो सही कह रही हो, म्यूट कर दो। ये देखो, ये जो है ना बिटवीन द टू कैंथाई डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड टेलीकैंथस। ठीक है,
Normally this distance is around 28 millimeter, 28-30 millimeter. ठीक है? And this distance normally is half the interpupillary distance. तो interpupillary distance अगर होगा ना, let's say around 50, तो दो medial canthi के दरमियान ये जो distance होगा ना, that will be around 25. ठीक है? So if there is a fracture and that leads to canthal detachment, medial canthus detach हो जाए, तो that can lead to, यार आप लोग एक मिनट होल्ड करें जी अहमद। अहमद भाई मैं ना लेक्चर ले रहा हूँ उस टाइम ऑनलाइन, ठीक है? मैं अभी आपको जैसे ही खत्म होता है कॉल करता हूँ, ठीक है? थैंक यू। ओके, सो सॉरी, मीडियल कैंथस जैसे ही डिटैच होगा तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कैंथाई विल इंक्रीज, ठीक है? सो इफ द डिस्टेंस इज अराउंड 35 mm तो हमें शक होता है फिर, ठीक है? जैसे कुछ इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेस। अगर किसी की, अगर कोई चाइनीज है उसका डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है ना, कोई कॉकेशियन है उसका डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है। सो अराउंड 28 to 32 mm इज नॉर्मल, बट अगर 35 से इंक्रीज कर जाए ना तो that is called that is categorized as high suspicion for a traumatic telecanthus. But if the distance is more than 40 mm, that is diagnostic. ठीक है? ये अगर आपने लिखना चाहते हो लिख लो। 35 mm से ज़्यादा हो तो strong suspicion for a traumatic telecanthus. Traumatic telecanthus means increased distance between the two canthi due to trauma. And more than अगर 40 mm होगा तो that is confirmed कि ये canthal ligament detached है 100%। तो अच्छा, और ये जब कैंथस डिटैच हो जाए तो फिर इसकी टेक्निक क्या होती है? वी डू अ ट्रांसनेजल कैंथोपेक्सी, जिसमें वी टेक दैट कैंथस ट्रांसनेजली एक वायर के थ्रू दूसरी तरफ ऑर्बिट में जाके कहीं पे जोड़ देते हैं इस कैंथस को। जैसे ये कैंथस टूट के इधर चला गया ना, इसको पकड़ के इसमें से सूचर पास करके या वायर पास करके ट्रांसनेजली जाके दूसरी तरफ बांध देते हैं। ओके, आप लोग के थोड़ा सा Excuse me, sir. प्लीज। यस Sir, आपने एक दफा बताया था हमें about Hurdle's exophthalmometer. So, do we use that just for exophthalmos and enophthalmos, or do we also use it for this, for telecanthus? नो, इस टेलीकैंथस के लिए सिंपल यू टेक स्केल, सिंपल स्केल लिया और स्केल के साथ मेजर कर लिया इसको यहाँ से यहाँ तक, सिंपल। हर्टल्स जो है ना वो आगे आ रहा है, मैं आपको हर्टल्स दिखाता हूँ आगे जाके। Okay. Sir, hypertelorism between crease distance. हाँ, दोबारा पूछना। Hypertelorism between crease distance क्या होता? हाइपरटेलोरिज्म, ओके, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गुड क्वेश्चन वानिया। हाइपरटेलोरिज्म जो है ना वो भी इंक्रीज डिस्टेंस होता है, बट दैट इज ड्यू टू अ जेनेटिक प्रॉब्लम। हाइपरटेलोर अगर तो टेलीकैंथस तब कहते हैं जब ट्रॉमा की वजह से हो, और हाइपरटेलोरिज्म तब कहते हैं जब ड्यू टू एनी डेवलपमेंटल डिफेक्ट या वैसे, जेनेटिक कॉज। ठीक है? उसका कॉज का डिफरेंस है। Okay, sir. समझ आई वानिया? Yes, sir. Thank you. ओके, अब तुम लोग को एक और चीज समझाता हूँ। प्रोप्टोसिस जो है ना वो भी उसका कोई कॉज मेटाबॉलिक या कोई और कॉज होता है। कुछ लोगों की वैसी आंखें बहुत बाहर आई होती हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड प्रोप्टोसिस, ठीक है? जैसे हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से अगर आंखें बाहर आई हुई है ना तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोप्टोसिस। और अगर ट्रॉमा की वजह से कुछ आई बाहर आ गई ना तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सोफ्थैल्मस। अब ये जो है ना मतलब ये पाकिस्तानी टीचर्स को सवाल ये वाले बहुत पसंद है। मतलब फॉर मी दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जो प्रोफेसर्स आएंगे ना उनको एक सवाल बड़े पसंद है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेलोरिज्म एंड ट्रॉमेटिक टेलीकैंथस? तो ये रटा मारना है फिर। और इसी तरीके से फिर वो एक्सोफ्थैल्मस एंड प्रोप्टोसिस का क्वेश्चन भी पूछते होते हैं जरूर। ओके, ये वैसे लेकिन अंडर ग्रेड लेवल पे नहीं पूछेंगे आपसे, आई एम 99.9% श्योर। ये पोस्ट ग्रेड लेवल पे पूछी जाती है बातें, लेकिन क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग को बता रहा हूँ मैं इसलिए।
अच्छा, एग्जामिनेशन कर लिया। विजुअल एक्यूटी कैसे चेक करते हैं, कोई बताएगा? एच बना के सर। अ, वो सर वो पेशेंट का फिंगर जो है ना वो करीब सर विजुअल फील्ड कह रहे हैं आप? नॉट फील्ड, एक्विटी। सर मतलब सर पेशेंट वो को फिंगर सामने लाते हैं फिर साइड पे ले जाते हैं कहते फिर हैं वो कि आप दोबारा सामने लाते हैं। चैंपियंस विजुअल एक्विटी चेक करते हैं। तुम लोगों ने कभी नजर चेक नहीं कराई? स्नेलर चार्ट में चेक करते हैं विजुअल एक्विटी। Yes. ओके, दिस इज कॉल्ड द यस स्नेलर चार्ट। ठीक है, स्नेलर चार्ट है। इसको बेसिकली 6 फीट के डिस्टेंस से ना, फर्स्ट ऊपर वाली 4 लाइनें पेशेंट को पढ़नी चाहिए 6 फीट डिस्टेंस से। ठीक है, तो दैट विल बी डायग्नोस्टिक की पेशेंट की नज़र ठीक है। ठीक है, विजुअल एक्विटी चेक की, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट जो है ना वो एज बनाते हैं, वो असद जो बता रहा है उस तरीके से करते हैं। ठीक है, पेरी ऑर्बिटल एग्जामिनेशन जो है ना वो किस तरीके से करते हैं? ऊपर से करते हैं। हाँ, Eagles view। ऊपर से बर्ड्स आई व्यू से कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम ना एड्रेनेक्सल स्ट्रक्चर्स चेक करते हैं, लिड्स को चेक करते हैं, लिड को हिला के चेक करते हैं, दोनों लिड्स को पकड़ के ना लैटरली देखने के लिए मीडियल के अंदर से डिटैच तो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, पेरी ऑर्बिटल एग्जाम में ऑब्वियसली एकाइमोसिस भी चेक करेंगे, और बाकी कोई लिड लेसरेशन तो नहीं है वो चेक करेंगे। ठीक है, प्यूपिलरी रिस्पॉन्सेस चेक करना है। वो कैसे जी? लाइट रिफ्लेक्स, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, मैंने आप लोगों को कल एक बताया था। उस कोई नाम बता सकता है उसका, उस कंडीशन का, कि जिसमें आप लाइट मारते हैं तो सेम साइड प्यूपिल डायलेट नहीं करता, ऑपोजिट साइड का डायलेट कर जाता है। कंसेंसुअल रिफ्लेक्स। लाइट रिफ्लेक्स। हाँ 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 हाँ, लेकिन उस तरह, लेकिन इप्सिलैटरली जब डायलेट ना कर रहा हो और दूसरी साइड का कर रहा हो तो उस सर ऑप्थेल्मोप्लेजिया हाँ यूनिलैटरल। सर मार्कस गन प्यूपिल। सर मार्कस गन्स पीपल होता है। सर ये नहीं आता। क्या बात, सही है ना, मार्कस गन प्यूपिल सबको याद रहेगा। ओके, सो प्यूपिल रिस्पॉन्सेस चेक, डिप्लोपिया चेक कर लिया। चेक करने का ये होता है, सॉरी साद यार, म्यूट कर लो। ओके, सो डिप्लोपिया चेक करने का तरीका क्या होता है? वी विल मेक एन एच, जैसे विजुअल एक्विटी चेक करते हुए, विजुअल एक्विटी चेक करते हुए जैसा एच बनाते हैं वो बनाएंगे, और पेशेंट को बोलेंगे अगर दोहरा नजर आए कहीं पर भी तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, ओके। बाइनोकुलर डिप्लोपिया चेक करेंगे, दोनों आंखों से, एक आंख बंद करवा के डिप्लोपिया चेक करेंगे फॉर मोनोकुलर डिप्लोपिया। इनऑफ्थैल्मस एक्सोफ्थैल्मस चेक कर लिया। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज वर्टिकल डिस्टोपिया? ओके, पीपल वर्टिकली डिस्प्लेस्ड होगा। यस, सो वर्टिकल डायमेंशन के अंदर आई का लेवल सेम नहीं होगा, आई का लेवल। ओके, और अगर वर्टिकली अगर प्यूपिल का लेवल सेम नहीं होगा, नहीं वो अलग चीज है। प्यूपिल का साइज डिफरेंट होगा, उसको क्या कहते हैं? अगर प्यूपिल का, दोनों प्यूपिल्स का आपस में साइज डिफरेंट हो, बताया था कल मैंने। सर एनाइसोफोरिया। यस, एनाइसोकोरिया, यस एनाइसोकोरिया, जबरदस्त। ग्लोब इंजरीज चेक करोगे। ठीक है, पैल्पेशन फॉर स्टेप्स, क्रेपिटस, मोटिलिटी, ये मोबिलिटी होना चाहिए था, वैसे मोटिलिटी लिखा हुआ है, चलो चेक कर लेंगे। पेरी ऑर्बिटल एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चेक करना है? एडीमा, कीमोसिस, एकाइमोसिस, लैसरेशन, स्टोसिस, एसिमेट्रिक लिप ड्रेप, कैनालिकुलर इंजरी। ये आप लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है एडीमा एंड कीमोसिस, भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्कीमोसिस, लैसरेशन, टोसिस। ठीक है, विजुअल एक्यूटी चेक कर ली। इसके अलावा पेशेंट से पूछ लेते हैं, क्विकली पेशेंट से पूछते हैं इस सामने दीवार का कलर क्या है? ठीक है, ये मेरी शर्ट का कलर क्या है, ऐसे करके, ताकि पेशेंट की ये भी विजुअल एक्यूटी के अंदर ना कलर की वैल्यूएशन भी होती है। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट है, देखो इसके अंदर पेशेंट को बोलेंगे हेड सीधा रखना है, हेड मूव नहीं करना, सिर्फ आई मूवमेंट्स के साथ आपने राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर तरफ देखना है। एच बनाएंगे और पेशेंट जो है ना वो एच बनाएंगे इस तरीके से, एच एच। ओके,
प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में यू विल चेक द लाइट रिफ्लेक्स एंड द अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, ये आप लोगों को बता दिया है। इसके अंदर डिटेल में रिफ्लेक्स कैसे चेक करते हैं इसके अंदर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम भी कम है, प्लस ये तो आप लोग का एनाटमी का ज़रा ज़्यादा इसमें काम है। सर्जरी में बस यू शुड नो कि ये करेंगे चेक। कॉर्नियल रिफ्लेक्स कैसे करेंगे? थिन विस्प ऑफ कॉटन लेके कॉर्निया पे लगाएंगे और पेशेंट ब्लिंक करेगा। अगर तो ब्लिंक नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब है कि पेशेंट की ट्राइजेमिनल भी उड़ी हुई है, ठीक है, जो कंजक्टिवा को सप्लाई कर रही है। और अगर ट्राइजेमिनल उड़ी हुई है तो इसका मतलब है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम भी मोस्ट लाइकली इस पेशेंट को है। अच्छा, ऑक्यूलो कार्डियक रिफ्लेक्स आप लोग के स्कोप से थोड़ी बाहर की बातें हैं, लेकिन जिनको शौक है, जिनको पता है, उनको चले बता देता हूँ कि अगर आई को बहुत सिवियर इंजरी हो ना, तो सिंपैथेटिक नर्व्स इफेक्ट होती हैं उसकी वजह से, आई के अंदर की, ठीक है। सिंपैथेटिक जो सप्लाई है आई की वो होती है। दैट सिंपैथेटिक सप्लाई कैन एक्चुअली ट्रिगर अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स, जिसकी वजह से वेगल एक्सेसिव वेगल स्टिमुलेशन हो सकती है वेगस नर्व पेशेंट की, और पेशेंट का ना पेशेंट जा सकता है ब्रेडिकार्डिया में। पेशेंट का जब पल्स चेक करेंगे ना, तो पेशेंट या ब्लड प्रेशर या पल्स, तो उसमें वो पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में होगा और कोई वजह नहीं होगी उसकी। तो दैट इज कॉल्ड द ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स। अगर इस तरह का इसके हालात हो ना, ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स ऑन हो, तो फिर हमें वी नीड टू एक्सप्लोर एंड मैनेज द इंजरी, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन फॉर ऑर्बिटल फ्लोर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। आप लोग स्कोप से थोड़ा बाहर है, लेकिन मोनोकुलर डिप्लोपिया, बाइनोकुलर, इसमें आप लोगों को मैक्सिमम ये पता होना चाहिए कि इसके कॉजेस क्या हैं। मोनोकुलर है लेंस डिसलोकेशन, ओके, एंड लेंस डिसलोकेशन है, एंटीरियर चेंबर में ब्लड अगर आ जाए वो है, ठीक है। एंड बाइनोकुलर जो होता है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, विच इज़ एडीमा, हेमाटोमा, रिस्ट्रिक्टेड मोटिलिटी, जैसे कोई मसल इंट्रैप हुआ हुआ फ्लोर में, या न्यूरोजेनिक इंजरी, ओके ओके ओके। सो ये दिस इज अ हेस चार्ट। डिप्लोपिया जब आप लोग को मिल जाए ना पेशेंट का, आपने एज बनाया, पेशेंट बोले मुझे लैटरल गेज पे, सुपीरियर गेज पे दोहरा नजर आ रहा है, तो you will refer the patient to an optometrist or an ophthalmologist, और उसको हम बोलेंगे कि प्लीज पेशेंट की ना हेस चार्ट बना के दें। हेस चार्ट जो है ना, बेसिकली इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स चार्ट। ये आई वाले वो जो एक वो माइक्रोस्कोप टाइप की चीज में बिठा के पेशेंट को बोलेंगे राइट देखें, लेफ्ट देखें, और वो सब जो करते हैं गेम, वो करने के बाद ना एंड में एक चार्ट बनाएंगे, और वो आपको ये बताएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट कि कौन से एग्जैक्टली कौन से मसल की इंट्रैपमेंट है। एक तो आपको वो ये इंफॉर्मेशन देंगे, और दूसरी इंफॉर्मेशन वो ये देंगे कि वेदर दिस इज ड्यू टू मसल इंट्रैपमेंट और मे बी नर्व इंजरी। दिस इज द फोर्स रिडक्शन टेस्ट। मैंने आप लोगों को बताया था ये लास्ट टाइम भी, कि इसको करने का तरीका ये होता है कि यू विल पुट टॉपिकल एनेस्थीसिया और नॉन टूथ फोर्सेप्स के साथ यू विल गो एंड होल्ड द, ये इंफीरियर जो कंजक्टिवा है ना, इंफीरियर फॉर्निक्स जो आई का बनेगा, उसके अंदर जाके होल्ड करेंगे कंजक्टिवा के थ्रू इंफीरियर रेक्टस मसल को, एंड आई को मूव करेंगे। अब देखो ये राइट मूव किया है तो राइट मूव कर रही है, लेफ्ट मूव किया है लेफ्ट मूव कर रही है, इंफीरियरली मूव किया है, देखो आई इंफीरियरली मूव कर रही है, सुपीरियरली मूव किया है तो सुपीरियरली भी मूव कर रही है। तो जब इंफीरियर रेक्टस इंट्रैपमेंट हुई होगी ना फ्लोर के अंदर, तो इसको जब सुपीरियर मूव करेंगे तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। नाउ एंट्रोपोस्टीरियर ग्लोब डिस्प्लेसमेंट। एंट्रोपोस्टीरियर में सबसे पहले आता है एक्सोफ्थैल्मस, ठीक है। एक्सोफ्थैल्मस एडीमा की वजह से हो सकता है, रेट्रोबल्बर हेमरेज की वजह से हो सकता है, कोई हीमाटोमा उसकी वजह से हो सकता है, बोनी सेगमेंट अगर कोई ब्लो इन फ्रैक्चर हो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। एनऑफ्थैल्मस, इसको ना पढ़ो, इससे तुम लोग कंफ्यूज हो गए। डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिटल कॉन्टैक्ट, इंक्रीज वॉल्यूम बोनी सेगमेंट्स, इसको मत पढ़ो। बस तुम लोग को पता होना चाहिए कि एनऑफ्थैल्मस इज बेसिकली जब आई अंदर चली जाए, ओके बस। इसकी जो और जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना, वो होते हैं कि इसकी एक तो वजह है कि कॉन्ट्रैक्चर या फैट एट्रोफी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है।
हुडिंग ऑफ द आई, ये देखो ये आई की हुडिंग हुई हुई है, ये आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। हुडिंग बेसिकली ऊपर से ना आईलिड जाहिर है थोड़ी सी बल्जिंग अप हो जाएगी आईलिड्स की ऊपर से, अगर आंख अंदर चली जाएगी तो आईलिड थोड़ी सी बल्ज हो जाएगी ऊपर से, दैट इज कॉल्ड हुडिंग। ठीक है, बाकी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीजों को छोड़ दो। दिस इज हर्टल्स एक्सोप्थेल्मोमीटर। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये बेसिकली एक डिवाइस है जो कि ना लैटरल ऑर्बिटल रिम से लेकर दोनों आईज के एंटीरियर मोस्ट जो होगा ना पॉइंट, उसको मेजर करेगी। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये जो लैटरल ऑर्बिटल रिम है ना, ये सीटी स्कैन का जो एक्सियल सेक्शन है ना, एक्सियल सेक्शन के ऊपर यहाँ पे हम देखो बड़ा अच्छा डायग्नोज हो रहा है कितने मिलीमीटर एनऑफ्थैल्मस हुआ हुआ है या एक्सोफ्थैल्मस हुआ हुआ है अफेक्टेड आई के अंदर। लेट्स से कि बेसिकली ये एनऑफ्थैल्मस हुआ हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये जो लैटरल ऑर्बिटल रिम है इंटैक्ट है, यहाँ पे लैटरल ऑर्बिटल रिम देखो यहाँ पे फ्रैक्चर है। ठीक है, सो ऑर्बिटल फ्लोर वगैरह भी फ्रैक्चर होगा, उसकी वजह से जो सारा ऑर्बिटल कंटेंट्स है ना ये अंदर की तरफ आए हुए हैं। सो वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी in just in front of this lateral नॉर्मल साइड के ऑर्बिटल जो रिम होगा ना लैटरल, उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एंटीरियर मोस्ट पॉइंट के साथ ना डिस्टेंस देखते हैं, दैट डिस्टेंस नॉर्मली इज 12, 13, 14 mm, और इस पेशेंट का देखो नॉर्मल साइड पे अराउंड 14 mm डिस्टेंस है, एंड इसके ऊपर ये डिस्टेंस तकरीबन हाफ हुआ है। इसका मतलब है देयर इज वेरी सिवियर एनऑफ्थैल्मस, बहुत ज्यादा आई अंदर आई हुई है। ठीक है, ठीक है, ये हमने मेजर किया। मेजर करने वर्टिकल डिस्टोपिया कैसे चेक किया जी? लाइन ड्रॉ की डायरेक्टली एक प्यूपल्स के थ्रू, और देखा कि कौन सी आंख नीचे है, ये वाली आंख नीचे गई हुई है, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली या हाइपोग्लोबस या वर्टिकल डिस्टोपिया। ये देखो ये वर्टिकल डिस्टोपिया हुआ है। ठीक है, ओके। ग्लोब इंजरीज हैं, ग्लोब इंजरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देखो खतरनाक नाम है, देखो बड़े कोरोइडल लैसरेशंस और कंट्यूजन्स चलान है, और इस तरह की हाइफीमा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज्यादा। ये इस तरह आंख में कुछ देखो ना, सीधा ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को रेफर कर दो। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम, इसके अंदर बहुत सारे ना चीजें हैं, ठीक है, जो पास कर रही हैं, और अगर रेट्रोबल्बर हेमाटोमा होगा, इनके ऊपर प्रेशर आएगा, दैट विल लीड टू वेरियंग काइंड्स ऑफ सिम्टम्स, जो कि ऑप्थेल्मोप्लीजिया है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग को। ऑन अ वेरी 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 अनलकी वेरी बैड डे आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो कि बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा। सर्जरी के अंदर बहुत मुश्किल सवाल आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो इसलिए जो है ना आपको भी और मुझे भी जो ना एक लेवल अबव जाना है आप थोड़ा सा, तो इसलिए आप लोगों में आप ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम तक मुझे पढ़ाना पड़ रहा है फाइनल ईयर लेवल पे, बट आ सकता है क्वेश्चन ये वाला। टोटल ऑफ्थेल्मोप्लीजिया होगा। ऑफ्थेल्मोप्लीजिया क्यों होगा कंप्लीट यार, कोई मुझे बताएगा? सर ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी, बायलैटरल। ऑक्यूलोमोटर भी होगी, ट्रोक्लियर भी होगी, एब्ड्यूसेंस भी होगी, एब्ड्यूसेंट भी होगी, ये तीनों गुजर रही हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से। ठीक है, सो 3, 4, 6 ये तीनों हैं, तो फिर टोटल ऑफ्थेल्मोप्लीजिया होगा। अपर लिड टोसिस ऑक्यूलोमोटर नर्व की वजह से होगी। एक्सोफ्थेल्मस होगा इसलिए क्योंकि एडीमा है, उसकी वजह से आई बाहर आई हुई है। लॉस ऑफ डायरेक्ट एंड कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्सेस, ये इसलिए होंगे क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व इंजरी है। डायलेटेड प्यूपिल होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व इंजरी है। लॉस ऑफ अकोमोडेशन एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस क्यों होगा? क्योंकि ऑक्यूलोमोटर एंड ट्राइजेमिनल नर्व इंजरी है। एनेस्थीसिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल, क्योंकि फ्रंटल नर्व इंजरी है ट्राइजेमिनल ब्रांच की जो ब्रांच है। ठीक है, और superior orbital fissure syndrome normally is treated with steroids, conservative therapy, और पेशेंट नॉर्मली खुद ही से ठीक हो जाता है। ठीक है, बट अगर देयर इज सीटी स्कैन एविडेंस के फ्लोर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ हुआ है और ऑर्बिटल जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है उसके कंटेंट्स प्रेस हो रहे हैं आपस में, तो फिर हमें मोस्ट लाइकली एक्सप्लोरेशन एंड बोन जो है ना रिडक्शन वहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम भी होता है जी के, और ये ऑर्बिटल एपेक्स है, ये
ये ऑप्टिक नर्व गुजर रही है इसके अंदर से, और साथ में ना ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी गुजर रही है। अगर इस जगह पे प्रेशर आ रहा होगा ना तो ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम होगा, ठीक है। एंड दैट विल लीड टू तकरीबन ऑल फीचर्स ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम, क्योंकि एपेक्स तक एडीमा तभी जाएगा जब पहले सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के ऊपर भी एडीमा हो, तब पीछे जाएगा एडीमा, ठीक है। वेरी रेयरली ये होगा कि सिर्फ ऑर्बिटल एपेक्स पे जाके एडीमा हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। रेट्रोबल्बर हेमरेज ये आप लोगों ने हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। आज हमारा जो है ना, मैं टाइम का भी मसला नहीं है, बिकॉज आई हैव गॉट अ पेड अकाउंट नाउ। कल जो है ना बहुत ख्वारी काटी है मैंने, वो जो इतना बड़ा गैप आया बीच में, तो हमें आज 40 मिनट्स वाला मसला भी नहीं है इंशाल्लाह। रेट्रोबल्बर हेमरेज जो है इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोगों को पता है, सारे हम पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट अब सुन लो। रेट्रोबल्बर हेमरेज जैसी पेशेंट में आप डायग्नोज करेंगे ना, राइट अवे यू शुड बी रेडी फॉर एक्सप्लोरेशन। बट जब तक आपके पास, मैंने आपको बताया था 60 मिनट्स होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू सम बुक्स 90 मिनट्स होते हैं। सो इस गोल्डन आवर के अंदर हेमरेज को ड्रेन करने से पहले यू विल चेक द विजुअल एक्विटी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। विजुअल एक्विटी के अंदर अगर आपको लगे ना कि माइल्ड विजुअल एक्विटी लॉस है, या तो पेशेंट बोलेगा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, अगर वो बोले कुछ नजर नहीं आ रहा, तो फिर ये मैनेटॉल और ये एसीटलजोलामाइड वगैरह कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। राइट अवे लैटरल कैंथस को कट करें। ओके ये देखो सर ये विजुअल एक्विटी एंड विजुअल फील्ड एक ही चीज है? नो, विजुअल एक्विटी इज बेसिकली नजर कितना आ रहा है, नजर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। विजुअल फील्ड इज बेसिकली आप बिल्कुल सामने देख रहे हो तो आपको आपका जो फील्ड है ना, आपको तुम्हें राइट से लेके पूरी विजुअल फील्ड राइट से लेके लेफ्ट तक नजर कितना आ रहा है, बिल्कुल सामने अगर तुम देखोगी तो तुम एक एंगल होता है जिस 33 डिग्री का अराउंड एक एंगल होता है ना, जिसमें हमें नजर आता है राइट लेफ्ट हर तरफ ऊपर नीचे, दैट इज कॉल्ड द विजुअल फील्ड। Okay, so visual acuity के लिए we'll use like the different chart, वो Snell chart था शायद, वो and field field. Snellen's chart, SNELLEN. Okay. Snellen's chart is Okay. for visual acuity. For visual field, basically वो उसके लिए एक और टेस्ट होता है, वो आप फिंगर के साथ टेस्ट करते हैं कि Okay. आप क्या करते हैं, पेशेंट की ना आप अपना और पेशेंट का हेड का लेवल बिल्कुल सेम लेवल पे लाते हैं, और एक फिंगर आप सेंटर से लैटरली मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। और जिस टाइप आपको वो फिंगर नजर आना बंद हो जाए ना, तो पेशेंट को भी तभी बोलना चाहिए कि जी अब मुझे फिंगर नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है आपकी विजुअल फील्ड और उसकी विजुअल फील्ड सेम है। लेकिन अगर आपको नजर आ रही है फिंगर और उसको नजर आना बंद हो गई है, दैट मींस उसकी विजुअल फील्ड में मसला है, कम हुई है उसकी फील्ड। Okay. Can we use a Hess chart for visual field? यस, हेस चार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्लिनिकली जो है ना, जो टेक्निक है Okay. ओके। ये देखो होल्ड, ओके। सो मैनिटॉल दिया, माइल्ड सा विजुअल एक्टिविटी लॉस है पेशेंट को, आपने मैनिटॉल दिया 200 ml, एसीटाजोलोमाइड 500 mg, हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg, डेक्सामेथासोन सोडियम पेशेंट के वेट के हिसाब से स्टार्ट कर दिया। सो हाई डोज स्टेरॉइड स्टार्ट हो गए, मैनिटॉल एसीटाजोलोमाइड स्टार्ट हो गया, एंड यू आर रेडी फॉर सर्जरी। अब अगर इससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो यू विल मूव ऑन टू सर्जिकल डीकम्प्रेशन। अब ये देखो, ये जो लैटरल कैंथस है ना, देखो इसको पकड़ के कट कर दिया लैटरल कैंथस को, ठीक है। लैटरल कैंथस को कट करने के बाद दोनों ऊपर से नीचे से आईलेट्स को एक रिट्रैक्टर के साथ पकड़ के रिट्रैक्ट किया, और फिर इस स्पेस के थ्रू लैटरल रेक्टस मसल नजर आएगा, इंफीरियर रेक्टस मसल नजर आ रहा होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे पेरी ऑर्बिटा आएगा ना, पेरी ऑर्बिटल जो सॉफ्ट टिश्यू होगा उसको कट करेंगे सिजर्स के साथ, एंड देन वी विल एडवांस करेंगे
लैटरल रेक्टस मसल नजर आएगा और इंफीरियर रेक्टस मसल नजर आएगा। उन दोनों मसल्स के दरमियान से जाकर वी विल टेक एन कर्व्ड आर्टरी क्लिप और ओपन कर देंगे और एकदम से अंदर से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा। सारा का सारा ब्लड जब डीकम्प्रेस हो जाएगा तो हम एक कोलैप्सिबल और बड़ी सॉफ्ट सी ड्रेन्स आती हैं, पेन रोज ड्रेन्स, वो पकड़ के वो ड्रेन या छोटा सा ग्लव का पीस वो अंदर जाके ना रख देंगे। बंद नहीं करेंगे इसको सूचर नहीं करेंगे अभी, छोटा सा ग्लव का पीस अंदर रख देंगे एंड ताकि बाद में भी कोई अगर ब्लड हो तो वो पीछे कलेक्ट ना हो, सारा बाहर आ जाए। ठीक है यार, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोग के लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा है अभी फ़िलहाल। इंशाल्लाह आप लोग का लेवल वैसे तो इससे बहुत हाई है, लेकिन फाइनल ईयर पे लेवल अभी आपका नहीं है, तो इंशाल्लाह ये हम होपफुली 5-6 साल बाद करेंगे जब आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कर रहे होंगे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर। ये एम्स है ऑर्बिटल सर्जरी के। किसी भी सर्जरी का एम होता है रिस्टोरिंग एनाटॉमी। मेरे जो सुपरवाइजर थे FCPS में ना, वो कहते थे कि एग्जाम में क्वेश्चन कभी आए ना तो एम्स किसी भी सर्जरी के लिखने हो तो एम्स 3 होते हैं हमेशा सर्जरी के, और वो होता है रेस्टोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर या फॉर्म, रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस। ये 3 अगर को फॉलो करोगे ना तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, सर्जिकल प्रॉब्लम को। ठीक है, रेस्टोरेशन ऑफ एनाटॉमी, रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस। ठीक है, तो ये इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस बात को। ये इंडिकेशन है सर्जरी की। इसके अंदर ना तुम लोग को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आइडियली वैसे तो ये सारे लिखने चाहिए, बट अगर सारे नहीं लिख सकते ना तो तुम लोगों ने, वैसे तुम लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट है यार, इसमें कोई भी नहीं छोड़ सकते। ये सारे, इसके अलावा और हैं वो मत लिखो, लेकिन हाँ बाकी ये वाली सारे लिखनी है। डिप्लोपिया विद इन 30 डिग्रीज ऑफ प्राइमरी गेज, ये लिखना है तुम लोगों ने। पॉजिटिव फोर्स रिडक्शन टेस्ट, यानी कि फोर्स रिडक्शन टेस्ट किया और आई ऊपर मूव नहीं कर रही। ठीक है, CT स्कैन एविडेंस है मसल इंट्रैपमेंट की। इंट्रैपमेंट दैट कॉजेज एन ऑक्लियोकार्डिक रिफ्लेक्स विद रिजल्टेंट ब्रेडिकार्डिया, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, एंड ये फंक्शनल डिफेक्ट्स हैं। कॉस्मेटिक डिफेक्ट, अच्छा फंक्शनल कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन कॉस्मेटिकली 50% ऑफ द ऑर्बिटल फ्लोर ना CT स्कैन पे लग रहा है। ये लेट्स से अगर ऑर्बिटल फ्लोर का टोटल अगर होगा ना 10 मिलीमीटर साइज है तो 5 mm ऑर्बिटल फ्लोर अगर टूटा हुआ है तो दैट इज एन इंडिकेशन कि इसको खोला जाए। और एनऑफ्थैल्मस अगर लेस देन 3 mm हो ना, लेस देन 3 mm, तो वो नॉर्मल बंदे को नजर भी नहीं आता। वो किसी सर्जन को, किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को शायद पता चल जाए देख के पेशेंट को, लेकिन एक लेमैन को ना लेस देन 3 mm एनऑफ्थैल्मस पता भी नहीं चलता। और हाइपोग्लोबस अगर मोर देन 3 mm हो, सो एनऑफ्थैल्मस एंड हाइपोग्लोबस अगर मोर देन 3 mm हो तो वी विल, दैट इज एन इंडिकेशन फॉर एक्सप्लोरेशन, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं ऑर्बिटल फ्लोर रिपेयर की? या हमने तो ऑर्बिटल फ्लोर या रिम रिपेयर करना है ना, तो इसलिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट आप उस पर करें प्लीज। वो है कि ग्लोब परफोरेशन है। अगर देखो, अगर ग्लोब परफोरेशन है, आई जाया हो गई है, तो कोई फायदा होगा फ्लोर रिपेयर करने का? बेचारे की आंख ही काम नहीं कर रही है ना, एक आंख से बंदा देख ही नहीं रहा, तो उसका फ्लोर रिपेयर करके क्या कर लेंगे हम? क्योंकि अगर तो आई काम नहीं कर रही तो मोस्ट लाइकली दैट पेशेंट विल हैव एन आई पैच, तो वो आई पैच वैसे ही आ जाना है, तो उसने तो मतलब फायदा नहीं है। रेटिनल टेयर्स हैं अगर, अब अगर रेटिनल टेयर है इसका मतलब है विजुअल एक्यूटी गई, तो दैट इज आल्सो एन इंडिकेशन के नो नीड फॉर सर्जरी। पेशेंट सीज विद द आई ऑन द इंजर्ड साइड, लेट्स से पेशेंट की एक आंख है, देखो इसके अंदर देखो ये फ्रैक्चर है। ठीक है, ये देखो ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर हुआ हुआ है, यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को, ये फ्लोर फ्रैक्चर करके नीचे गया हुआ है और यहाँ पे ऑर्बिटल कंटेंट्स इसके अंदर चले गए। अब पेशेंट को इस आंख में एनॉफ्थैल्मस है, इस आंख के अंदर, ओके। लेकिन आपने जब एक्सप्लोरेशन की इंडिकेशन भी बनती है, बट पेशेंट की जो राइट आंख है ना, ये वाली, उससे पेशेंट ब्लाइंड है, सिर्फ ये वाली आंख पेशेंट की काम करती है, तो नाउ दैट इज एन इंडिकेशन कि फिर आप
इस फ्लोर को रिपेयर ना करें, फिर आप छोड़ दें, पेशेंट को बोलें घर जाएं आप, तो मुझे बता सकता है क्यों? सर ताकि एक आंख तो उसकी बच सके, अगर हमारी एक्सप्लोरेशन से वो भी जाया होगी फिर। यस यस किरत, एग्जैक्टली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और तुम मेरे ख्याल से जागी हुई हो, बाकी सब सो रहे हैं। आसिल सो रहे हो? नहीं नहीं सर, जागे में है। जबरदस्त। सो पेशेंट की अगर एक आंख काम कर रही है ना, तो उसको सुकून से जिंदा रहने दें, उसकी उस आंख के साथ, उसके साथ प्लीज पंगा ना लें, ठीक है? सर मतलब जो सारे कंटेंट्स वो फिर साइनस के अंदर चला गया है, तो इज दैट ओके? देखो हम्म उसमें ना, देखो पेशेंट की, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोग के फाइनल ईयर लेवल से ऊपर जाएगा, लेकिन चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर तो पेशेंट का एस्थेटिक इशू है तो पेशेंट को कोई मसला नहीं है, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एस्थेटिक्स, वरना आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो सकते हैं, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, लेट्स से द पेशेंट हैज फंक्शनल इशू, पेशेंट को डिप्लोपिया है बड़ा सिवियर, ठीक है? तो उस डिप्लोपिया को मैनेज करने के लिए डिफरेंट तरीके, नॉन सर्जिकल तरीके भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट का अगर डिप्लोपिया है ना, तो ये किया जा सकता है कि ओके, लेट्स से पेशेंट को डिप्लोपिया है ऑन लेफ्ट, या चलो सुपीरियर गेज पे उसको डिप्लोपिया हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इंफीरियर रेक्टस मसल उसका वो हो रहा है, इस टाइम पे इंट्रैप्ड है, और उसकी वजह से उसको डिप्लोपिया हो रहा है, लेकिन माइल्ड इंट्रैपमेंट है। तो व्हाट वी कैन डू इज हम ये कर सकते हैं कि हम जो पेशेंट का जो सुपीरियर है ना, नहीं, पेशेंट को हम ये कर सकते हैं कि पेशेंट को हम दे सकते हैं ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्लासेस जिसके अंदर हो प्रिज्म्स, ठीक है? वो प्रिज्म पेशेंट जब पहनेगा ना, तो वो प्रिज्म क्या होगा ना, वो सुपीरियर गेज पे जब भी पेशेंट देखा गया ना, तो जो प्रिज्म होगा ना, दैट विल बी डिजाइंड इन अ वे बाय द ऑप्टोमेट्रिस्ट, बाय द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, के पेशेंट का डिप्लोपिया न्यूट्रलाइज कर देगा वो प्रिज्म। समझ आ गई सबको? सर दोबारा बता दें प्लीज। मैं बताता हूँ, आप लोग अपने माइंड में ये रखो कि पेशेंट को डिप्लोपिया हो रहा है ना, तो सर्जरी आप नहीं कर सकते, तो आप ना भेजेंगे जब आई स्पेशलिस्ट के पास, वो ऐसा चश्मा बना के देगा ना मरीज को कि पेशेंट जब चश्मे के साथ देखेगा तो उसको डिप्लोपिया ही नहीं हो रहा होगा, उस चश्मे में प्रिज्म्स होंगे, बस ये पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोग ये कर सकते हो कि लेट्स से पेशेंट की नर्व पाल्सी की वजह से हो गया है, स्क्विंट हो गया पेशेंट, ठीक है? पेशेंट की जो नॉर्मल है ना, ये भी एक साइन होता है ना नर्व इंजरी का, या कहीं पे नर्व इंजरी हो गई और आप आंख एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और पेशेंट की एक आंख स्क्विंट हो गई है, कि मतलब जो डायरेक्शन ऑफ पुल है ना मसल की, वो एक तरफ चली गई है, ठीक है? लेट्स से पेशेंट का ना जो है लैटरल रेक्टस मसल, ठीक है, वो अब्ड्यूसेंट नर्व करती है ना उसको, ऐसे ही LR6 याद है सबको? यस सर, LR6 S4। SO4 AO3 एग्जैक्टली। साथ अगर लैटरल रेक्टस मसल जो है पेशेंट का वो पैरालाइज्ड है, तो आई कहाँ पे होगी? आई किस तरफ चली जाएगी? सर मीडियल साइड पे। मीडियल जाएगी। ये डिविएट हो जाएगी सर उसकी। चैंपियन है ये जो तीनों बोल रहे हैं, ये मीडियल साइड पे पेशेंट बेचारा महंगा हो जाएगा, तो मीडियल साइड पे जब गया होगा और आप की सर्जरी भी नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी सिचुएशन हम क्या करते हैं, हम मीडियल रेक्टस मसल के ना बोटॉक्स इंजेक्शन लगा देते हैं। वो बोटॉक्स इंजेक्शन मीडियल रेक्टस मसल सर डिस्टॉर्ट का आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। क्योंकि तुमने अपना माइक म्यूट नहीं किया हुआ, ये मेरा डायग्नोसिस है। ये पिछली बार भी आवाज डिस्टॉर्ट हुई थी क्योंकि किसी का म्यूट नहीं था। ओके, अब सही आ रही होगी होपफुली। यस यस सर। ओके, सो मीडियल रेक्टस मसल में हम जा करना, अगर ये लेट्स से बिल्कुल मीडियल चला गया आई बॉल, तो हम लोग मीडियल रेक्टस मसल में जाके
बोटॉक्स इंजेक्शन देके मीडियल रेक्टस को कर देंगे पैरालाइज, आंख दोबारा बीच में आ जाएगी। ओके, पेशेंट माइट नॉट बी एबल टू मूव द आई राइट और लेफ्ट, बट एटलीस्ट दूर से वो बेचारा देखने में जो है ना स्क्विंट नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आप लोगों के लेवल से ऊपर हो रही हैं, लेकिन इट्स ओके। अगर आप लोग को शौक है एंड वी हैव टाइम तो हम कर सकते हैं, इट्स ओके। अच्छा, इमीडिएट रिपेयर की इंडिकेशंस ये होती हैं, ठीक है, कि अगर ब्रेडिकार्डिया है तो इमीडिएटली रिपेयर करना है। अगर आपको मसल इंट्रैपमेंट नजर आ रही है ना सीटी स्कैन के ऊपर, ये बताओ इसके अंदर मसल इंट्रैपमेंट नजर आ रही है? इसके अंदर यहाँ पे नहीं नजर आ रही, इसमें मसल इंट्रैप नहीं हुआ हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लोर फ्रैक्चर है। छोटा सा फ्लोर का फ्रैक्चर हो ना, छोटा सा लीनियर सा, और उसके अंदर आपको मसल इंट्रैप नजर आ रहा हो और फोर्स डक्शन टेस्ट के ऊपर आई भी मूव ना कर रही हो, तो दैट इज एन इंडिकेशन कि जल्द से जल्द रिपेयर करें, वरना क्या होगा, वो जो मसल होगा ना इंट्रैप, उसके अंदर स्कार बन जाएगा आफ्टर 24 आवर्स, और वो कॉन्ट्रैक्चर जो है ना दैट विल लीड टू परमानेंट डिप्लोपिया थ्रू आउट लाइफ, दैट इज कॉल्ड अ वोकमैन्स कॉन्ट्रैक्चर। मैंने कल भी बताया था, VOLKMANN। ठीक है, सो मसल इंट्रैपमेंट, एल्डरली हाइपोटेंसिव पेशेंट्स, अगर एल्डरली पेशेंट है ना उसके अंदर यू कैन नॉट अफोर्ड हाइपोटेंशन ड्यू टू ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स, तो उसमें भी जल्दी करना है। 50% से ज़्यादा ऑर्बिटल फ्लोर अगर हुआ हुआ है ना वॉल्यूम का मसला, तो यू नीड टू रिपेयर इट इमीडिएटली, बिकॉज 50% का मतलब है कि बाद में भी करना ही करना है एंड इट विल लीड टू फर्दर प्रॉब्लम्स अगर आप नहीं किया तो। ठीक है, इन पेशेंट्स के अंदर यू कैन ऑब्जर्व लेस देन 50% है, माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन ऑब्जर्व। ओके, ये आप लोगों के लेवल से ऊपर चीज़ है, इसको छोड़ दें प्लीज। सर्जिकल अप्रोचेस, ये है ना, उस दिन मुझसे उमैर भी पूछ रहा था कि ये जाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स के लिए भी हम यूज करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को आज सर्जिकल अप्रोचेस, इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। ओके, सर्जिकल अप्रोचेस हैं, अगर इंफीरियर एंड लैटरल ऑर्बिटल वॉल की तरफ जाना है ना, तो लैटरल ब्रो, अपर ब्लेफरोप्लास्टी, कोरोनल अप्रोच। अपर ब्लेफरोप्लास्टी क्या होगी कि अपर लिड के अंदर इंसिजन देंगे, अपर ब्लेफरोप्लास्टी। ठीक है, जितनी भी थोड़ी सी उम्र में ज्यादा हो जाती है ना जो खवातीन, ठीक है, एंड जो अगर वो लेट्स से कहीं टीवी पे आती हैं, सेलिब्रिटी होती हैं कोई, तो दे गो फॉर दिस प्रोसीजर कॉल्ड अपर एंड लोअर ब्लेफरोप्लास्टी। उसमें क्या करते हैं, वी प्लेस एन इंसिजन लाइक दिस, देखो इसे इंसिजन दिया हुआ है, ओपन किया, ऑर्बिकुलरिस जो ऑक्यूलाई मसल होगा ना उसके ऊपर जितना भी फैट होगा वो सारा का सारा फैट रिमूव कर दिया, ऊपर वाली लिड से भी नीचे वाली लिड से भी। ठीक है, तो दैट लीड्स टू अ यंगर लुक, तो उस प्रोसीजर को कहते हैं ब्लेफरोप्लास्टी। तो ये जो इंसिजन होगा ना, ये इसका नाम उस इंसिजन से है, अपर एंड लोअर ब्लेफरोप्लास्टी। ऑर्बिटल फ्लोर तक पहुंचने के लिए इंसिजन होते हैं, वो होते हैं सब सिलियरी, सब टार्सल, इंफ्राऑर्बिटल एंड ट्रांसकंजक्टिवल। ये इंसिजन देखो अब सारे, ये तो कोरोनल है, ये तो तुम लोग को पता है, इसके तो तुम लोग एक्सपर्ट्स हो। ठीक है, ये कोरोनल, ये कैडावर के अंदर देखो कोरोनल इंसिजन दिखाया हुआ है। ओके ओके, दिस इज द मीडियल कैंथल इंसिजन। ठीक है, ये अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी इंसिजन है, ये वाला। ठीक है, बिल्कुल ऊपर नहीं देते, थोड़ा सा लैटरली देते हैं, बिल्कुल ऊपर दोगे ना तो यहाँ पे कुछ वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं, प्लस यहाँ पे इट विल लुक वेरी अनएस्थेटिक। सब सिलियरी क्या होता है, ये जो सीलियां है ना, ये देखो, ये जो सीलियां है ना, बाल हैं जो, इनसे 1 मिलीमीटर नीचे बिल्कुल साथ ही इंसिजन जो देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अ सब सिलियरी इंसिजन। इससे जो 4 to 5 mm नीचे इंसिजन होगा ना, ये वाला, दैट विल बी कॉल्ड द मिड टार्सल इंसिजन। और बोनी रिम जो है ना, फील करके अगर डायरेक्टली उसके ऊपर रिम के ऊपर इंसिजन जो होता है ना, वो होता है इन जो दैट इज कॉल्ड द इंफ्रा ऑर्बिटल इंसिजन। और ये लैटरल ब्रो पे जो इंसिजन है ना, ये भी एक इंसिजन होता है, इससे तो हम लोग सीधा ज़ाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स की प्लेट लगाते हैं जाके। ये जो इंसिजन है रिम वाला, दैट इज अ वेरी अनएस्थेटिक बैड इंसिजन। मिड टार्सल इंसिजन जो है ना, दैट इज आल्सो अ वेरी बैड इंसिजन। ये दोनों इंसिजन जो है ना, दे आर वेरी अनएस्थेटिक
सबसेलुलर इंसिजन इज वेरी एस्थेटिक, ये इस पे इतना पता नहीं चलता बाद में। दिस इज द सबसेलुलर इंसिजन। अब इस इंसिजन की ना एक प्रॉब्लम होती है, वो ये प्रॉब्लम होती है कि राइट बिलो द सीलिया होता है ना, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्चर होगा ना, दैट विल लीड टू अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एक्ट्रोपियन। कोई मुझे बता सकता है कि बचपन में किसी का बड़ा भाई कोई या बड़ी बहन डराती थी, वो जो लिड्स को उल्टा करके रेड सी हो जाती हैं? यस वो सर, हमको तो डराते रहे। ये सर के भी आते हैं। सर हम ही बच्चे होते थे वो वाले। ओके अच्छा यार, मेरे साथ ये होता था कि मुझे वो करना नहीं आता एक्चुअली ना, वो मेरा बड़ा भाई जो वो करता था और मेरी जो चीखें निकलती थी ना। साद म्यूट करो, कुछ कहना चाहते हो? ओ यार तू कैसा होस्ट है, हर दफा तेरा अनम्यूट हुआ होता है। मेरा तो ये जो एक्ट्रोपियन होता है ना, एक्ट्रोपियन ये होता है कि जो लिड है ना ये उल्टी कर दे कोई, और एंट्रोपियन होता है कि लिड को अंदर कर दे। ठीक है, आप लोगों में से कोई चीता वॉलंटियर होगा ऐसा किरत, अगर तुम कर सकती हो ना तो काइंडली तुमने ये करके ना ग्रुप पे फोटो शेयर करनी है जिन लोगों को समझ नहीं आई। सर ये सर, लोग मेरे मीम बना देंगे सर, मैं नहीं। मैं फेसबुक पे वायरल हुई होंगी कल सर। अच्छा चलो फिर ऐसा करो, तुमने ना फिर एक्ट्रोपियन की वैसे फोटो शेयर कर देनी है फिर। ओके ठीक है सर। ओके, सो एक्ट्रोपियन हो सकता है इसका इशू ये है कि दिस कैन लीड टू एक्ट्रोपियन। उसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू इज वी प्लेस अ स्टेप्ड इंसिजन। इसके ऊपर इंसिजन देके हम लोग डीप टार्सल प्लेट तक नहीं जाते, राइट? स्किन के ऊपर देके ना हम स्किन को नीचे की तरफ रिट्रैक्ट करते हैं एंड देन नीचे जाके ना थोड़ा सा और नीचे जाके 2 to 3 mm और नीचे जाके वी प्लेस एन इंसिजन डीपर टार्सल प्लेट के अंदर, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई के अंदर, और फिर इस और उन तीनों स्ट्रक्चर को फिर पकड़ के पुल किया जाता है और फिर रिम पे जाके इंसिजन दिया जाता है एंड देन वी प्रोसीड ऑन टू द फ्लोर। ओके, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसकंजक्टाइवल इंसिजन। इसमें देखो क्या किया गया, लिड के ऊपर 2-3 सूचर लगा के उसको नीचे की तरफ पुल किया है। ठीक है, जब वो पुल हो गया नीचे की तरफ, फिर हमने कंजक्टाइवा के अंदर इंसिजन दिया। दिस इज द मोस्ट एस्थेटिक इंसिजन, दिस इज द बेस्ट इंसिजन if you want to access the floor. This is the best incision. So if anybody asks you what is the best incision, you will say transconjunctival. Okay, this is my favorite incision. ये इसने ना सूचर के साथ दिया हुआ है, लेकिन मैं यूज करता हूँ डेमार रिट्रैक्टर। बहुत जबरदस्त एक रिट्रैक्टर है, वो उस रिट्रैक्टर को आई के अंदर डालते हैं, वी पुल दी आईलिड और एक इंसिजन दिया जाता है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात ये कि एंड पे मैं तो इस पे सूचर भी नहीं लगाता हूँ, ये कंजक्टिवा खुद ही से क्लोज हो जाता है बाद में जाके। मीडियल वॉल के अंदर ना ये सर्जिकल अप्रोचेस हैं। लिंच इंसिजन बेसिकली एक इंसिजन होता है, ये समझ लो ये लिंच इंसिजन है, ये मीडियल कैंथस ये वाला लिंच इंसिजन। ठीक है, अच्छा इनसे आपको बस ये नाम याद हो गए, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द डिफरेंट सर्जिकल अप्रोचेस फॉर रीचिंग द ऑर्बिट, तो यू विल से अपर आईलिड अप्रोच, लोअर आईलिड अप्रोच, मीडियल अप्रोचेस। ठीक है, अपर आईलिड अप्रोच में यू विल राइट लैटरल ब्रो अप्रोच, अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी। लोअर आईलिड अप्रोच में यू विल राइट सबसिलरी, ट्रांसकंजक्टाइवल, मिड टार्सल, रिम इंसिजन। एंड मीडियल में यू विल राइट मीडियल कैंथल अप्रोच के अंदर लिंच इंसिजन। ठीक है, देन आपसे क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन तो मैं तुम लोग का पेपर आउट कर रहा हूँ इस टाइम पे फिलहाल, व्हाट आर द डिफरेंट रिकंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स। कोई हो ही नहीं सकता मैक्सिलोफेशियल सर्जन, पैदा नहीं हुआ हुआ आज तक जो कि ना ऑर्बिटल फ्लोर का कोई क्वेश्चन पूछे और ये ना पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंट रिकंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स। ठीक है, ऐसा सर्जन अभी पैदा नहीं हुआ, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो घोल के पी जाओ। ऑटोग्राफ्ट्स होते हैं इसके अंदर जो हम यूज कर सकते हैं, एलोग्राफ्ट्स होते हैं और एलोप्लास्टिक मटेरियल्स। ठीक है, ये को मुझे बताएगा डिफरेंस बिटवीन ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एंड एलोप्लास्टिक। सर सर ऑटोग्राफ तो सी इंडिविजुअल का होता है,
एलोग्राफ्ट एक और किसी और इंडिविजुअल का होता है, एलोप्लास्ट होता है जो सिंथेटिक सिंथेटिक। होता है सर एलोप्लास्ट। ठीक है, जबरदस्त। साथ तुम कुछ कह रहे थे? सर यही कह रहा था। ओके, बलीग मुझे कोई एग्जांपल दे यार एलोप्लास्टिक की। जी सर। एग्जांपल हेलो दे सकते हो? हेलो। हेलो, आवाज आ रही जी है? सर, सर आपकी आवाज कट रही है। ये भी सही है उस्ताद, आवाज आ रही है? बलीग जी सर, जी सर, मुझे सवाल रिपीट कर दें सर। सवाल ये है कि यार एलोप्लास्टिक की ना कोई एक दो एग्जांपल दे दें एलोप्लास्टिक मटेरियल की, मैंने बताई थी कल। आवाज नहीं आ रही उसको। इट्स ओके बलीग, कोई मसला नहीं है, म्यूट कर दो। इट्स ओके। हेलो, बलीग ने मेरे साथ वो की। बलीग म्यूट कर दो। हेलो बलीग भाईजान, हाँ म्यूट हो गया। आप सब बाकियों को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। जबरदस्त। हासिल, मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ, ठीक है? तुम लोग बोर हो जी रहे हो, सर। हम लोग को जी सर। जबरदस्त वाकया सुनाने लगा हूँ मैं। बलीग ने मेरे साथ मोस्ट लाइकली वो किया जो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ करता होता हूँ। मैं क्या करता होता हूँ ना, so I have this very small skill कि I can replicate इस तरह की आवाज़ कि ऐसे लगे कि जैसे ना आवाज़ कट रही है, ठीक है? तो मेरा कभी कोई मुझे दोस्त फ़ोन करे ना जो मुझे लगे मुझे तंग करने वाला है ऐसे, या मुझे बोलेगा मैं रात को 1 बज रहा होगा और वो मुझे तंग करने वाला है कि यार चल कॉफ़ी पीने चलते हैं ये, और मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं फ़ोन उठा के ना, बात हो रही है, मैं कहता हूँ ये ओ ये हेलो ओ हेलो। सर हम ये मार्च से करते आ रहे हैं। कमाल से। ठीक है इरफान भाई, इरफान भाई मैं मतलब आपको मेरी आवाज़ नॉर्मल आ रही है? सर बहुत क्वालिटी आपने। हाँ, अब मैं बताता हूँ। अब मेरे घर वालों को ना ये वाली बात पता चल गई एक्चुअली कि यार ये ना ड्रामा करता है इस तरीके से। तो अब मेरी आवाज़ अब शायद वाकई कर रही है। हाँ वाकई हो रही है, इसलिए मैं चुप हो सर गया हूँ। किरत ने तो इंटरनेट भी वो वाला लगाया होगा, वो नॉर्मली बोले तो बस आवाज आती ओके सर अब हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, नेटवर्क की वजह से हो रही है। नहीं, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरा 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 एक दोस्त, मेरा क्लास फेलो है बीडीएस का ना। अब तो वो बड़ा मासूम आदमी है वो ना, वो बेसिकली अब तो वो कंसल्टेंट है प्रोस्टोडोंटिक्स का। एंड मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो जैसे डॉक्टर रफ़ी ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। अब डॉक्टर रफ़ी को तुम लोग यंग बना दो बिल्कुल, डॉक्टर रफ़ी की एज कर दो 32 ईयर्स, वो मेरा दोस्त है बिल्कुल, ठीक है? है भी वो प्रोस्टोडोंटिक का कंसल्टेंट, मासूम आदमी है बहुत। अब मैं उसको फ़ोन करता हूँ ना, उसको फ़ोन करके ना, तो उसको मैं कैसे तंग करता हूँ, उसको आज तक नहीं पता कि मैं एक्चुअली कर रहा हूँ इस तरह। मैं फ़ोन कर देता हूँ तो ये ओ ऐसे करता हूँ। तो वो क्या करता है, हेलो यार वकार तेरी आवाज नहीं आ रही। तो मैं कहता हूँ हेलो यार मुझे तेरी आवाज सही आ रही है यार, यार एक मिनट तेरी आवाज नहीं आ रही। और फिर ना उसकी ना बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही होती हैं, दरवाजे जोर जोर से डुस डुस बंद कर रहा होता है, सीढ़ियों की आवाजें आ रही होती हैं, चढ़ रहा है बंदा, छत पे पहुंच गया, हेलो हाँ यार अब आवाज आ रही है तेरी, अब बोल। ओके, अब हम लोग आगे चलेंगे, बहुत मजाक हो गया। सो ऑटोग्राफ जो है ना, ये हम लोग यूज करते हैं। ये कहाँ से यूज किया जा सकता है? कैलवेरियल बोन, इलियक क्रेस्ट, एंट्रल वॉल, ठीक है? लेट्स से आप जाइगोमा कर रहे हैं और आपने देखा एंट्रल वॉल बहुत ज्यादा टूटी हुई है, तो अच्छी बात है ना, उसी वहीं से एंट्रल वॉल उठाओ और उठा के फ्लोर में रख दो,
या अगर आप लेट्स से पेशेंट आया विद ज़ाइगोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल वॉल फ्रैक्चर अलोंग विद मैंडिबुलर फ्रैक्चर, तो मैंडिबल खोलना ही है ना, वहां से सिम्फिसिस लेके रख दो फ्लोर के अंदर। या बच्चों के अंदर या बड़ों में भी बहुत ज्यादा डिफेक्ट है, बहुत बड़ा डिफेक्ट है, तो यू कैन यूज अ रिब बोन। अब इसमें से मैंने कौन कौन से यूज किए हैं? आई हैव यूज्ड कैलवेरियल, आई हैव यूज्ड सिम्फिसिस ग्राफ्ट, ये 2 यूज किए हैं मैं, ठीक है। इतनी दूर मैं कभी नहीं गया आप ऑर्बिटल फ्लोर के लिए ना। इलियाक क्रेस्ट इज नॉट अ वेरी गुड डोनर साइट फॉर ऑर्बिटल फ्लोर, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बोन है, उसमें छोटा सा पीस लेने का क्या फायदा, ठीक है। कार्टिलेज कुछ लोग करते हैं बैक ऑफ द ईयर से जाके ना, इंसिजन देखे ना ईयर के अंदर, तो एक ऑरिकुलर ले लेते हैं कार्टिलेज। कुछ लोग नेजल सेप्टम से ले लेते हैं, ठीक है। फेशियल लाटा पेरियोस्टियम थाई से जाके कुछ लोग कभी कभी ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो कैलवेलियर बोन ग्राफ्ट कैसे लिया, इंसिजन दिया, ओपन किया, और ना ये कुछ लोग बायकॉर्टिकल लेते हैं, कुछ लोग मोनोकॉर्टिकल लेते हैं। नॉर्मली मोनोकॉर्टिकल ऑर्बिटल फ्लोर के लिए लिया जाता है, जो डिप्लॉइक कैविटी होती है उससे ऊपर एक जो होता है ना सिर्फ उसमें से लिया जाता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जी वो ये करते हैं कि ये देखो ये ना इन्होंने ये देखो इस पिक्चर के अंदर लोगों ने ना ये देखो क्या किया इन्होंने, थ्रू द साइनस इन्होंने जाके रिपेयर किया हुआ ऑर्बिटल फ्लोर को थ्रू द साइनस। ये बहुत डिफिकल्ट अप्रोच है थ्रू द साइनस करना, लेकिन कुछ लोग करते हैं। साइनस ओपन किया, देखो कैल्वर्ड लक अप्रोच के थ्रू मुंह के अंदर इंसिजन दिया, इस तरह ओपन किया, एक विंडो बनाई, साइनस ओपन हो गया, साइनस के थ्रू जाके ऑर्बिटल फ्लोर को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया विद दिस रिकंस्ट्रक्टिव मटेरियल, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट अप्रोच, ज्यादा बेहतर ये है कि ट्रांसकंजक्टिवल जाएं और वहां से ऊपर से जाके रिकंस्ट्रक्ट कर दें। एलोग्राफ्ट यूज किया जाता है किस तरीके से, किसी और इंडिविजुअल डोनर कैडेवरिक हम निकाला, डीमिनरलाइज बोन ग्राफ्ट पकड़ा और वो पकड़ के लगा दिया। जीनोग्राफ्ट भी वैसे कुछ लोग यूज करते हैं, आई हैव नेवर यूज्ड जीनोग्राफ्ट इन द आई। अब ये जो मैं बलीग से क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि कोई एलोप्लास्टिक मटेरियल बताओ, वो होते हैं जी हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, टाइटेनियम मैश होता है, मेटल्स होते हैं, सिलिकॉन्स होते हैं, नाइलॉन होता है, ठीक है, एंड पोरस सिरेमिक्स भी, पॉलीएथिलीन या सिरेमिक्स भी होते हैं, ठीक है। नॉन ऑर्गेनिक सोर्सेज, एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अब देखो, और ये कंपोजिट्स वगैरह, ये तो ये बेसिकली ना फॉर द सेक ऑफ लिटरेचर, ये एग्जाम, ये सारे मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं बुक से निकाल के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं सुनो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोरस पॉलीएथिलीन, मेडपोर के नाम से आता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइटेनियम। बस ये 2 याद रखना, बाकी लिखने जरूर है सारे, बायो एक्टिव ग्लास ये वो, या आप लोग ऑपरेटिव वालों ने बड़े जबरदस्त सिखा दिए होंगे, ये कंपोजिट्स और ये वो सारी, तुम लोग चैंपियन हो इसके, ठीक है। लेकिन यूज कौन से होते हैं, टाइटेनियम एंड मेडपोर, ठीक है। और अच्छा, ये अब डिसाइड कैसे करना है कि क्या यूज करना है हमने, ये कैलवेरियम यूज करना है या टाइटेनियम यूज करना है। अब ये ध्यान रखो, अगर तो ये टाइटेनियम मैश है, दिस इज अ स्मॉल टाइटेनियम मैश, इसके ऊपर मेरा एक रिसर्च पेपर भी है, मेरे बॉस ने ना बड़ा ज़बरदस्त एक मुझे आइडिया दिया था, उस पर मैंने ज़्यादा रिसर्च भी की थी। तुम लोग जब मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में आओगे ना ट्रेनिंग करके, तब मैं तुम लोग को बताऊंगा अपना सारा वो रिसर्च वाला जो था मेरा प्रोजेक्ट। ये जो है ना ये चीज़ें जो है ना, ये है ये मेडपोर नहीं है, मैं तुम्हें मेडपोर दिखाता हूँ, मेडपोर इसमें नहीं, मेडपोर इसमें नहीं, मतलब ना मेडपोर कुछ इस तरह की चीज़ है, पोरस पॉलीएथिलीन, ठीक है। और ये टाइटेनियम मैश है, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत टाइटेनियम मैश, ये प्री फॉर्म्ड हमें मिलते होते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से अडेप्ट कर देते होते हैं ऑर्बिटल फ्लोर के अंदर, ठीक है। और ये जो इसके होल्स है ना, इसके अंदर छोटे छोटे से स्क्रू लग जाते हैं रिम के अंदर, ठीक है। सो ट्रांसकंजक्टिवल इंसिजन से ओपन किया, ओपन करने के बाद डिफेक्ट दिखा, अगर डिफेक्ट बहुत छोटा डिफेक्ट है तो पोरस पॉलीएथिलीन कर दिया, अगर डिफेक्ट है मॉडरेट तो फिर टाइटेनियम मैश कर दिया, और अगर डिफेक्ट है बहुत लार्ज तो फिर कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है टाइटेनियम मैश का एंड कैलवेरियर ग्राफ्ट्स का, दोनों यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट का
हाइपोग्लोबस बहुत ज्यादा है, तो यू हैव टू मेक श्योर के बिहाइंड द इक्वेटर मैक्सिमम ग्राफ्ट मटेरियल हो। ये बात समझ आई सबको? नो सर। हाँ, बिहाइंड द इक्वेटर। आई बॉल कहाँ है यार? मुझे आई बॉल चाहिए, मुझे आई बॉल चाहिए, एक आई बॉल दो यार कहीं से। ओके ये रहा, ये देखो, जाफा का साथ का ये देखो, ये आई, ये है इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है यार? ये मैं अब एग्जैक्ट डिफाइन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इक्वेटर वो होता है जहाँ पे जो मैक्सिमम प्रोटूबरेंस वाला मैक्सिमम बल्ज है, जहाँ पे उसके पीछे कोई ग्राफ्ट मटेरियल जरूर होना चाहिए, तभी तो उसका वो ठीक होगा ना। लेट्स से एनॉफ्थैल्मस हुआ हुआ है, आंख पीछे गई हुई है, तो उसको आगे लाने के लिए ना, अगर लेट्स से सारा ग्राफ्ट मटेरियल इक्वेटर के आगे रख दोगे तो ये आई आगे नहीं आएगी, पीछे ही रहेगी। तो इक्वेटर के पीछे रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो टाइटेनियम मैश है, ये है सारी चीजें, ये हैं बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन सारा मैं तुम लोग को बता दिया है, डन हो गया। ये तुम लोग देखो, ये रिकंस्ट्रक्शन कर दी गई है। ये तुम लोगों के थोड़ा सा फाइनल ईयर लेवल पे तुम लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन मटेरियल्स क्या होते हैं, बस उससे आगे और कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ना मैं अब ये करने लगा हूँ कि मैं आप लोगों को ना जो नीलिमा है ना, जो बुक, वो मैं चाहता हूँ कि हम एक दफ़ा उसको ज़रा स्पीड में देख लें। तुम सब लोग अपनी नीलिमा खोल सकते हो साथ में, या अगर कोई बच्चा खोल सकता है ना नीलिमा अपनी मार्क करने के लिए, मैं तुम लोगों को मार्क करवाने लगा हूँ चीज़ें ज़रा थोड़ी सी इसके अंदर, ठीक है। अगर खोल सकते हो तो खोल लो, नहीं तो मैं अपने पास तो खोल ही रहा हूँ, ठीक है। नीलिमा 4th एडिशन, ठीक है, ओके।